31 अक्टूबर 1984 बुधवार। एक सफदरजंग रोड, प्रधानमंत्री का सरकारी निवास। अक्टूबर की आखिरी सुबह, मौसम पूरी तरह करवट ले चुका है। ठंड दिल्ली में दस्तक दे चुकी है। गुनगुनी धूप के बीच हल्की सर्द हवा चल रही है। एक सफदरजंग बंगले के लॉन में चारों तरफ लगे नीम और इमली के पेड़ों के साथ फूल भी खिलखिला रहे। एक सफदरजंग के इस परिसर के अंदर ही दो बंगले हैं। एक बंगले में प्रधानमंत्री का दफ्तर और लोगों से मिलने जुलने के लिए कई कमरे हैं, जबकि दूसरा बंगला प्रधानमंत्री का प्राइवेट क्वार्टर है, जिसमें इंदिरा गांधी अपने बेटे राजीव गांधी, बहू सोनिया गांधी और पोते पोती राहुल और प्रियंका के साथ रहती है। पर इस वक्त बंगले में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी बड़ी बहू सोनिया गांधी ही मौजूद है। राजीव गांधी जनवरी 1985 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए हुए हैं, जबकि प्रियंका और राहुल गांधी सुबह सुबह ही स्कूल के लिए निकल चुके हैं। प्रियंका और राहुल को गले लगाकर स्कूल भेजने के बाद इंदिरा गांधी कुछ देर लॉन में ही टहलती है। 66 साल की उम्र होने के बावजूद वो न सिर्फ पूरी तरह फिट है, बल्कि 5वीं बार देश की प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में जुटी है। इंदिरा गांधी अक्सर देर रात तक काम किया करती थी और वो सुबह 4 बजे सोकर उठ जाया भी करती थी। वो अक्सर कहा करती थी कि उनके लिए 4 घंटे की नींद भी बहुत होती है। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 की सुबह वो कुछ देर से सोकर उठी। दरअसल वो एक दिन पहले उड़ीसा की चुनावी रैली से थककर लौटी थी। मॉर्निंग वॉक और रूटीन योगा के बाद इंदिरा गांधी अब अपने दफ्तर जाने के लिए तैयार होने लगी। ये सुबह उनके लिए खास है। बाहर कंपाउंड में ही बने उनके दफ्तर में एक आयरिश पत्रकार पीटर उस्तिनोव उनका इंतजार कर रहा है। दरअसल पीटर इंदिरा गांधी के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है और इसी डॉक्यूमेंट्री के लिए वो इंदिरा गांधी का इंटरव्यू करने जा रहा था। पीटर एक दिन पहले ही इंदिरा गांधी के साथ उड़ीसा दौरे में 2 दिन बिताने के बाद दिल्ली लौटा है। चूंकि इंटरव्यू का वक्त तय है और इंटरव्यू एक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा, लिहाजा आयरिश पत्रकार की गुजारिश पर इंदिरा गांधी अपने दफ्तर में ही मेकअप करवाने लगती है। अभी इंदिरा गांधी मेकअप ही करवा रही थी कि तभी उनके निजी सचिव आर के धवन दफ्तर पहुंचे। उन्हें भी इस इंटरव्यू के बारे में पहले से पता था। कुछ ही देर में इंदिरा गांधी का मेकअप पूरा हो गया। इसके बाद वो आर के धवन को साथ लेकर दफ्तर से बाहर निकल गई। इंदिरा अपने बंगले से एक अकबर रोड पर बने अपने दफ्तर की तरफ बढ़ना शुरू कर दी। 1 घंटे का इंटरव्यू यही रिकॉर्ड हो रहा है। इंदिरा आगे आगे चल रही है, जबकि उनसे 2-3 कदम पीछे भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के सुरक्षा गार्ड और आर के धवन चल रहे हैं। सफदरजंग बंगले से एक अकबर रोड दफ्तर जाने के लिए सिर्फ एक गेट पार करना होता है और इंदिरा अब उसी गेट की तरफ बढ़ रही है। इंदिरा अब धीरे धीरे गेट के करीब होती जा रही है। उनकी रफ्तार से रफ्तार मिलाते हुए सुरक्षा गार्ड और आर के धवन अब भी पीछे पीछे चल रहे हैं। अब तक सब कुछ शांत और खामोश है और सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा प्रधानमंत्री दफ्तर के रूटीन और वक्त के हिसाब से होना चाहिए। इंदिरा गांधी अब गेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। उन्हें करीब आता देख खास गेट पर तैनात दोनों सुरक्षा गार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह फौरन अलर्ट हो जाते हैं। इंदिरा गांधी की सुरक्षा में फिलहाल यही दोनों अकेले सिख गार्ड हैं। दरअसल 6 जून 1984 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात सभी सिख गार्ड्स हटा लिए गए। ऐसा खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद किया गया।
लेकिन जब इंदिरा गांधी को ये बात पता चली तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और सभी सिख गार्ड्स को वापस बुला लिया। गेट पर तैनात गार्ड बेअंत सिंह को इंदिरा गांधी 10 साल से जानती है। यह उनका फेवरेट गार्ड है। जबकि बेअंत सिंह से कुछ कदम की दूरी पर खड़ा सतवंत सिंह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सिर्फ 5 महीने पहले आया है। सिर्फ 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री निवास में बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को देखने के बाद किसी ने इंदिरा गांधी से पूछा था कि गोल्डन टेम्पल में आर्मी भेजने के अपने विवादास्पद फैसले के बाद क्या वो अब भी सिख गार्ड्स पर भरोसा करती हैं? इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने बेअंत सिंह की तरफ देखा और फिर कहा कि जब तक उनके पास ऐसे सिख मौजूद हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वही बेअंत सिंह सतवंत सिंह के साथ आज भी गेट पर ड्यूटी दे रहा था। गेट की तरफ बढ़ती इंदिरा गांधी को करीब आते देख दोनों की सांसें अचानक तेज हो गईं। नारंगी रंग की प्रिंट साड़ी पहनी इंदिरा अब गेट से मुश्किल से 7 फीट की दूरी पर है। तभी इंदिरा गांधी की नजर दोनों गार्ड की नजरों से टकराती। नजरें मिलते ही सतवंत और बेअंत सिंह उन्हें नमस्ते कहता है। इंदिरा गांधी भी मुस्कुराते हुए दोनों को जवाब देती है, नमस्ते। ये उनके मुंह से निकला आखिरी शब्द था। इधर इंदिरा ने दोनों को नमस्ते का जवाब दिया। उधर उसी पल बेअंत सिंह ने पलक झपकते ही अपनी कमर पर लगी .38 बोर का सर्विस रिवॉल्वर निकाला और बेहद करीब से एक के बाद एक 3 गोलियां दाग। गोली लगते ही इंदिरा गांधी वहीं जमीन पर गिर पड़ी। पर इससे पहले उनके साथ चल रहे सुरक्षा गार्ड यार के थम कुछ सोच भी पाए कि तभी सतवंत सिंह अपने स्टेन गन का मुंह जमीन पर लहूलुहान पड़े इंदिरा गांधी की तरफ घुमा और मैगजीन जब 27 की 27 गोली खाली। पूरा प्रधानमंत्री निवास कई सेकंड तक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता था और जब यह आवाज थमी तब हर तरफ कोहराम था। प्रधानमंत्री बेसुध जमीन पर पड़ी थी और वहां मौजूद हर कोई बदहवास। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ या क्या करे। इसके बाद जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि मैडम को गोली मार दी गई है, प्रधानमंत्री निवास के सुरक्षा गार्ड गेट की तरफ भागते हैं। सभी गार्ड अब सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को अपने निशाने पर लिए हुए हैं। हालांकि तब तक दोनों इंदिरा को गोली मारने के फौरन बाद ही अपने हथियार जमीन पर फेंककर दोनों हाथ ऊपर उठा चुके थे। फिर उसी हालत में बेअंत सिंह बाकी गार्ड से कहता है, मैंने जो करना था वो कर दिया, अब तुम लोगों को जो करना है वो कर लो। दरअसल इंदिरा गांधी पर गोलियां बरसाते ही सतवंत और बेअंत सिंह समझ चुके थे कि उनके हाथों में हथियार देखकर बाकी के बॉडीगार्ड्स मौके पर ही उन्हें छलनी कर देंगे। लिहाजा एक सोची समझी साजिश के तहत दोनों ने जमीन पर हथियार फेंके और हाथ खड़े कर दिए। यह नाटक आत्मसमर्पण का था। इसके बाद सतवंत और बेअंत सिंह को आनंद फानन अपने कब्जे में लेकर बाकी गार्ड उसे वहीं गार्ड हाउस में ले गए। लेकिन गार्ड हाउस में पहुंचते ही अचानक बेअंत सिंह एक गार्ड के स्टेन गन पर झपट्टा मार देता है। बेअंत को ऐसा करते देख उसी वक्त सतवंत सिंह भी अपनी पगड़ी के अंदर छुपा कर रखा चाकू निकाल लेता है। पर दोनों इससे पहले कि हमला करते बाकी गार्ड्स ने उन पर गोलियां चला दी। गोलीबारी में बेअंत सिंह मौके पर ही मारा जाता है, जबकि सतवंत सिंह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जिंदा पकड़ लिया जाता है। उधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री निवास में गोलीबारी की आवाज सोनिया गांधी के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। गोलियों की आवाज सुनते ही वो बदहवास बंगले से बाहर निकलती हैं। इंदिरा गांधी अपनी जमीन पर लहूलुहान पड़ी हुई थी।
अपनी सास को इस हालत में देख सोनिया मम्मी मम्मी कहते हुए लगभग चीख पड़ती है। इसके बाद आर के धवन और कुछ सुरक्षा गार्ड्स इंदिरा को उठाते हैं और उन्हें एक सफेद अम्बेसडर कार में डालकर फौरन ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी एम्स की तरफ ले जाते हैं। कार में पूरे रास्ते इंदिरा का सर सोनिया अपनी गोद में रखे हुई थी। खून अब भी तेजी से बह रहा था। दरअसल बेअंत सिंह की पिस्टल से चली तीनों गोलियां इंदिरा गांधी के पेट और पेट के निचले हिस्से में लगी थी, जबकि सतवंत सिंह की स्टेन गन से चली गोलियों में से 3 उनकी छाती में, 7 पेट में और 1 गोली सीधे उनके दिल में जा धंसी थी। इंदिरा गांधी का पूरा शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। हर लम्हा कीमती था, हर गुजरता पल भारी। कार तेजी से एम्स की तरफ भाग रही थी। उधर प्रधानमंत्री निवास पहले ही एम्स को खबर दे चुका था। खबर मिलते ही पूरा एम्स फौरन अलर्ट हो जाता है। सभी बड़े डॉक्टरों को इमरजेंसी ड्यूटी पर आने को कहा जाता है। ऑपरेशन थिएटर में तैयारी शुरू हो चुकी है। घायल इंदिरा को लेकर अम्बेसडर कार एम्स में दाखिल होती है और फिर कार से उतारकर इंदिरा गांधी को सीधे 8वीं मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। 12 डॉक्टरों की स्पेशल टीम इंदिरा गांधी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, वो भी तब जबकि बचने की कोई सूरत नजर ही नहीं आ रही थी। शरीर का कोई भी अहम हिस्सा काम नहीं कर रहा था। फिर भी डॉक्टर चमत्कार की उम्मीद में लगातार जुटे रहे। इंदिरा के दिल और फेफड़े ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। इसके बावजूद डॉक्टरों ने उन्हें कृत्रिम फेफड़े और हार्ट मशीन पर रखकर ऑपरेशन जारी रखा। खून पहले ही काफी बह चुका था, लिहाजा ऑपरेशन के दौरान अभी तक 88 बोतलें खून चढ़ाई जा चुकी थी। डॉक्टरों की कोशिश थी कि किसी तरह शरीर में धंसी गोलियों को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। अब तक वो 7 गोलियां निकाल भी चुके थे, पर बाकी गोलियां अब भी शरीर के अंदर थी। सुबह की गुनगुनी धूप अब दोपहर की तपिश में बदलती जा रही थी और उसी के साथ साथ एम्स से निकलकर ये खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैलना शुरू हुई। इधर एम्स में अब भी कोशिशें जारी थी। हर कोई चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठा था। ऑपरेशन थिएटर का बंद दरवाजा हर एक की धड़कनें लगातार बढ़ा रहा था। वक्त तेजी से भाग रहा था। आगे बढ़ती घड़ी की सुइयां लगातार धड़कनें बढ़ा रही थी। एम्स के ऑपरेशन थिएटर पर पूरे देश की निगाहें जमी थी, पर वहां से अभी तक कोई अच्छी खबर बाहर नहीं आई थी। और फिर वो पल भी आ गया जब आखिरकार डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी। इंदिरा गांधी को बचाने की तमाम कोशिशें अब दम तोड़ चुकी थी, पर इंदिरा अब भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थी। आखिरकार डॉक्टरों की टीम ने आपस में सलाह मशवरा किया और फिर थिएटर से बाहर आकर उन्होंने सबसे पहले सोनिया गांधी को खबर दी। खबर बेहद बुरी थी। खबर सुनकर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। सोनिया गांधी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वहां मौजूद हर शख्स मातम में डूब गया। उधर एम्स के बाहर अब तक हजारों लोग जुट चुके थे। लोगों के आने का लगातार तांता लगा हुआ था। सब प्रधानमंत्री की सलामती की दुआएं मांग रहे थे, इस बात से बेखबर कि उनकी दुआ अब कभी कबूल नहीं होने वाली। अंदर एम्स में अब भी उधेड़-बुन जारी थी। अब भी यह फैसला नहीं हो पाया था कि इंदिरा की मौत की खबर आम की जाए या नहीं। और फिर फैसला हुआ कि जब तक राजीव गांधी दिल्ली नहीं पहुंच जाते, इस खबर को रोके रखा जाए। यही वो वक्त था जब एम्स के डॉक्टरों ने इंदिरा गांधी के डेथ सर्टिफिकेट पर दस्तखत किए, लेकिन अस्पताल के अंदर मौजूद हर शख्स को यह हिदायत थी कि इस खबर की भनक बाहर किसी को न लगे।
पर तमाम कोशिशों के बावजूद खबर लीक हो गई और दोपहर 1:45 बजे एक सरकारी न्यूज एजेंसी ने इंदिरा गांधी की मौत का ऐलान कर दिया। हाँ, अब कुछ बचा था तो वो था मौत से एक दिन पहले कही गई इंदिरा गांधी की वो आखिरी लाइनें, जो इतनी जल्दी सच हो जाएंगी किसी ने सोचा ही नहीं था। मैं आज यहाँ हो सकती हूँ, कल नहीं हो सकती हूँ, लेकिन ये प्रत्येक भारत के नागरिक का उत्तरदायित्व है। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज नहीं। और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा।